आज सरला बिरला विश्वविद्यालय सभागार में आयोजित की गई बैठक में एनडीए के सभी विधायक, जिसमें बीजेपी के 26 और आजसू के 2 विधायक शामिल हैं। बैठक में राज्यसभा चुनाव को लेकर रणनीति पर चर्चा चल रही है। कल यानी कि 18 जून को भी एनडीए के सभी विधायकों की बैठक होनी है। सरला बिरला विश्वविद्यालय सभागार में यह बैठक होगी और खास बात यहां यह है कि एनडीए के सभी विधायकों की आज से 19 जून की सुबह तक सरला बिरला विश्वविद्यालय सभागार में ही रहने की व्यवस्था की गई है। हालांकि बीजेपी की तरफ से बताया गया है कि ऐसी व्यवस्था महज सोशल डिस्टेंसिंग के तहत की गई है, लेकिन इसके अलग राजनीतिक मायने लगाए जा रहे हैं। डिस्टेंसिंग का पालन करने का विषय रहता है, तो सोशल डिस्टेंसिंग की दृष्टि से थोड़ा बड़ा और खुला हुआ जगह चाहिए था, तो उस नाते एक इस प्रकार का स्थान चयन किया गया है जहां सोशल डिस्टेंसिंग के साथ हम रह सकें। क्या डर है बीजेपी को? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये सामान्य प्रक्रिया है। हर बार लोकसभा और विधानसभा, ये राज्यसभा चुनाव से पहले बीजेपी अपने विधायकों के साथ बैठती है, वहाँ वोटिंग का प्रक्रिया वगैरह कई विषय रहता है, चर्चा होती है। ये आमतौर पे होने वाली बैठकें हैं, अलग से कोई डर का विषय नहीं है। हमारे पास आवश्यक संख्या से अधिक संख्या है, इसलिए डर का कोई विषय नहीं। संजय, सोशल डिस्टेंसिंग इसे कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से, लेकिन क्या कईयों को नजदीक लाने के लिए प्रयास है? किस एंगल से इसे देखा जाए? जी विवेक, बिल्कुल। सबसे पहले मैं एक अपडेट करा दूं कि अभी अभी एनडीए विधायक दल की बैठक खत्म हो गई है और कई विधायक बाहर निकल चुके हैं। और सबसे बड़ी बात यह रही कि सुदेश महतो ने एनडीए की बैठक से बाहर निकलने के बाद सबसे पहले मीडिया से ही कहा कि वे वापस एनडीए में उनकी जो वापसी की राह है उसकी एक पहल आज शुरू हो गई है। तो एनडीए की आगे जो भी राह होगी, सुदेश उस पर साथ चलेंगे। और दूसरी बात यह कि 19 जून की सुबह तक जो बात कही जा रही है कि सभी विधायकों के यहाँ रहने की, तो एक तरह की व्यवस्था यहाँ रहने की गई है, लेकिन विधायक यहाँ रहेंगे ही ऐसी कोई गारंटी नहीं है। जी विवेक। और संजय, कुछ दिन पहले हमने देखा था कि मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई थी सुदेश महतो की, और आज जो इशारा उन्होंने किया है, दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस है। जो कयास लगाए जा रहे थे, यहां पर आकर क्या वो खत्म हो जाते हैं? जी बिल्कुल। सुदेश महतो से यह सवाल पूछा गया कि कल आपसे सीएम ने आपके आवास पर जाकर मुलाकात की थी, तो सुदेश महतो ने कहा कि वो एक शिष्टाचार मुलाकात थी और राजनीति में ऐसा होता है। लेकिन उन्होंने कहा कि जब भी भविष्य में ऐसी कोई बात होगी, अगर सकारात्मक बात होगी, तो सब कुछ जैसा कि होता है, संभावना का द्वार खुला रहता है। लेकिन सुदेश महतो ने साथ में यह भी स्पष्ट कर दिया कि आज साफ संकेत भी दिया कि वो एनडीए की वापसी की राह पर फिर चलेंगे और आज से उसकी पहल शुरू हो गई है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बातचीत के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। और धनबाद के बागबारा से बीजेपी विधायक ढुल्लू महतो को राज्यसभा चुनाव में मतदान की मंजूरी मिल गई है। बड़ी खबर है कि धनबाद में एडीजी की कोर्ट से विधायक को आज ये मंजूरी मिली। हालांकि पुलिस कस्टडी में ढुल्लू महतो धनबाद से वोट देने जाएंगे और वोट डालने के बाद वापस जेल भी आ जाएंगे। आपको यह भी बताएं कि यौन शोषण के आरोप में विधायक ढुल्लू महतो फिलहाल जेल में बंद हैं। तो राज्यसभा चुनाव को लेकर तेज हुई इस राजनीतिक हलचल के बीच आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास पर सत्ताधारी दलों के विधायकों की बैठक होनी है। शाम 6:30 बजे से होने वाली इस बैठक में यूपीए अपने दूसरे उम्मीदवार कांग्रेस के शहजादा अनवर को जीत दिलाने की रणनीति पर मंथन करेगा। और आपको यह बताएं कि झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष शिबू सोरेन के साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश और कांग्रेस के शहजादा अनवर चुनावी मैदान में हैं। और अब आपको बताते हैं झारखंड में राज्यसभा चुनाव इतना रोचक क्यों दिख रहा है। दरअसल झारखंड में कुल 81 सदस्यीय विधानसभा में अभी 79 सदस्य हैं और इनमें से 2 सीट दुमका और बेरमो सीट अभी खाली है और दुमका सीट हेमंत सोरेन ने छोड़ दी है, जबकि बेरमो सीट कांग्रेस विधायक राजेंद्र सिंह के निधन के बाद से खाली है। ऐसे में राज्यसभा की एक सीट पर जीत के लिए कुल 27 वोट की जरूरत पड़ेगी। बीजेपी के पास 26 विधायक हैं, वहीं 2 निर्दलीय विधायकों अमित यादव और सरयू राय ने समर्थन का ऐलान किया है। आजसू के भी 2 विधायकों का उसे समर्थन मिलेगा और ऐसे में बीजेपी को 30 विधायकों का समर्थन मिलता दिख रहा है। लेकिन कल सीएम हेमंत सोरेन ने आजसू अध्यक्ष सुदेश महतो से मुलाकात की थी, उनसे चुनाव में समर्थन मांगा था। क्रॉस वोटिंग के लिए कुख्यात झारखंड में राज्यसभा चुनाव के नतीजे अंतिम समय में तय होते हैं और ऐसे में आजसू के साथ दोनों निर्दलीय विधायकों पर सबकी नजरें हैं।
आंकड़ों पर अगर गौर फरमाएं तो कांग्रेस प्रत्याशी शहजादा अनवर की राह मुश्किल में है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। गलवान घाटी में साहिबगंज के लाल कुंदन ओझा शहीद हो गए। उनके गांव में मातम का माहौल है। पिता का रो रो कर बुरा हाल है, लेकिन परिवार के लोग कुंदन की शहादत पर फख्र कर रहे हैं। कुंदन किसान परिवार से आते हैं और 17 दिन पहले ही वो एक बेटी के पिता बने थे, लेकिन बिना उसे गोद में खिलाए वो देश के लिए शहीद हो गए। 5 महीने पहले घर आए कुंदन ने बेटी के जन्म के बाद जल्द घर बनाने का वादा अपनी पत्नी से किया था, अपने परिवार के लोगों से किया था, लेकिन वो नहीं आए। उनकी शहादत की खबर जरूर आई, दुख जरूर है, लेकिन साहिबगंज के इस लाल की शहादत पर आज पूरा प्रदेश गर्व कर रहा है। ये देश के लिए अपूर्ण क्षति है, इसे बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। एक तो कोरोना से लोग पीड़ित हैं पहले से ही, और चाइना ये कायराना हरकत कर रहा है, इसका मुंहतोड़ जवाब सरकार को देना चाहिए। बेहद दुख की बात है, लेकिन हमें गर्व भी है कि हमारे गांव का भी लाल जाकर भारतीय सीमा पर शहीद हुआ। चीन की चालबाजी के खिलाफ देश भर में गुस्सा है, तो वहीं राजनीतिक पार्टियां भी चीन की इस चालबाजी पर मुंहतोड़ जवाब देने की वकालत कर रही हैं। बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि केंद्र सरकार पूरे मामले पर गंभीर है और सेना के साथ आम जनता को इस लड़ाई में सहयोग देना होगा। उन्होंने चीन में बने सामानों के बहिष्कार की अपील की और इधर जेएमएम ने भी केंद्र सरकार से कठोर कदम उठाने की मांग की है और इसके लिए सभी दलों का समन्वय बनाकर साझा रणनीति तैयार करने पर जोर दिया गया। और आज तो मैं कहूँगा कि अगर पाकिस्तान भी भारत के ऊपर बार बार हमला करता है तो कहीं ना कहीं उसके पीछे भी चाइना ही है, और इसलिए हमें तो लगता है कि भारत सरकार ने और रक्षा मंत्री ने कहा भी है कि हम भारत की मस्तक को हम झुकने नहीं देंगे। तो हमें लगता है कि ये हमें झुकना नहीं चाहिए और अपनी जो सरहद है उसको बचानी चाहिए, बल्कि ये समय भी है क्योंकि पूरा देश में इस घटना से लोगों में एक आक्रोश है। गलवान घाटी में चीनी सैनिकों की कायराना हरकत से देश में गुस्सा है। लोग एक तरफ तो चीन को मुंहतोड़ जवाब देने की मांग कर रहे हैं, वहीं नागरिक स्तर पर चीनी सामानों के बहिष्कार की बात भी कर रहे हैं। हम लोग का ये देखना है, पहले से जो कोरोना का लेके हम लोग कर रहे थे, चाइना के लेके हम लोग बहिष्कार ऐसे ही कर रहे थे। रांची के वासी ऐसे कर रहे हैं, इसका बहिष्कार करने का पूरे जोर से किए हुए। सबसे पहले तो ये जो लाठी और डंडा से जो हो रहा है, सबसे पहले तो उसको मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए कि लाठी डंडा पत्थर से तो जवाब देने से नहीं चलेगा। उसको तो समझ में आना चाहिए ना कि हम किससे पंगा ले रहे हैं। अब माने 62 वाला स्थिति तो है नहीं कि हम लोग माने डर के उससे माने पूछ रहे हैं। अब हम लोग भी उससे सामरिक स्थिति में कमजोर नहीं है। एकदम मानते हैं, एकदम बर्बरतापूर्ण कार्रवाई है। इसका ईंट का जवाब पत्थर से देना होगा। हमें इसमें कोई कोताही नहीं करनी होगी। हमें चाइना का सामान का बहिष्कार, चाइना के जो भी प्रोडक्ट है, भले इंडिया का प्रोडक्ट हमें महंगा, हमें उसे अपनाना होगा। और एलएसी पर गलवान घाटी में चीनी सेना के साथ झड़प में घाटशिला के लाल गणेश हांसदा शहीद हो गए। गणेश हांसदा की शहादत की खबर सुनते ही गांव में मातम का माहौल पसर गया। शहीद गणेश के माता पिता बरमाहा थे, लेकिन भाई को गर्व है कि उनका छोटा भाई मातृभूमि की रक्षा के लिए शहीद हो गया। छोटा भाई, हम छोटा से उसको बड़ा किए हैं तो हम उसके बारे में पूरा जानते हैं। किस लिए सैनिक में गया? क्योंकि वो अपने माँ बाप को, उसका सिर को झुकना कभी नहीं चाहते, और इसलिए आज अपना देश का मान सम्मान को भी झुकने नहीं दिया। इसलिए भले अपना जान दे दिया, वो शहीद हो गया, लेकिन उसको झुकने नहीं देगा, इतना वो विश्वास था हम लोग का। लेकिन जितना दुख है उससे ज़्यादा गर्व भी है कि इतिहासकार को फिर से इतिहास को दोहराने वाले जवान जो देश के लिए सरहद में अपने आप को, अपना जीवन का आहुति दे के एक नया इतिहास बनाने का काम किया है। और अन्य खबरों की तरफ बढ़ते हैं। झारखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 34 नए केस सामने आ गए हैं, जबकि 121 संक्रमित स्वस्थ होकर अपने घर लौट आए हैं। इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर हो गई है 1839 और राज्य में अब तक 9 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 1121 संक्रमित स्वस्थ हो चुके हैं। फिलहाल कोरोना के 709 एक्टिव मामले हैं।
कल 34 कोरोना संक्रमितों की पहचान की गई। इनमें सबसे अधिक 24 नए मामले सिमडेगा से मिले हैं। इसके साथ ही सिमडेगा से अब तक कुल 270 कोरोना मरीज मिल चुके हैं। देश और प्रदेश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन रैयतों से भूमि लेकर करोड़ों की कमाई करने वाला सीसीएल प्रबंधन प्रभावित लोगों की सुरक्षा के प्रति लापरवाह नजर आ रहा है। टंडवा इलाके में कोरोना मरीज की पुष्टि होने के बाद सीसीएल प्रबंधन की नींद नहीं खुली। सीसीएल प्रबंधन प्रभावित गांवों को सैनिटाइज भी नहीं करा रहा, जिससे लोगों में गुस्सा है। आज तक सीसीएल प्रबंधक से हमारे यहाँ विकास, सैनिटाइजर माने किसी तरह का कोई काम आज तक नहीं हुआ है। 17 में जो अभी हाल फिलहाल में पकड़ा है, आप लोग को पता ही होगा, वहाँ पे केस कितनी बढ़ते जा रही है। बट हम लोग सीसीएल के मतलब यहाँ पे होते हुए भी फिर भी यहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। हम लोग इस ना सैनिटाइज़र का कुछ यहाँ पे ये हो रहा है। यहाँ तमाम हमारा जो सीसीएल जो है, विकास का एक जरा भी नाम नहीं है। जनता यहाँ त्राही त्राही कर रहा है। करोड़ों की लागत से बना रांची का मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आज अपनी बदहाली पर रो रहा है। जिस मेगा कॉम्प्लेक्स के निर्माण पर 130 करोड़ रुपए पानी की तरह बहाए गए, वो आज अनदेखी का शिकार है। मानसून की पहली बारिश ने स्टेडियम की रोशन को खत्म कर दिया। स्टेडियम के चारों तरफ बनी ड्रेनेज से सटी फेंसिंग की जो दीवारें हैं, कई जगहों पर गिर गई हैं और सिंथेटिक ट्रैक पर खतरा है। स्टेडियम की बदहाली की सूचना मिलने पर खेल निदेशक और सीसीएल के अधिकारी ने आज स्टेडियम का निरीक्षण किया है और अधिकारियों को लापरवाही के लिए जमकर फटकार लगाई। डैमेज बहुत है। डैमेज का कारण अब देखा जाता है कि पानी के प्रेशर के कारण जो हुआ है, पानी की निकासी में कहीं ना कहीं मुझे जो प्रथम दृष्टा लग रहा है कि पानी की निकासी प्रॉपर नहीं हो पाई है, जिसके कारण चूंकि गलियारा में लगभग 2 से 2.5 फीट तक का पानी जमा का निशान मिला है। यहाँ पे देखा कि दीवार का जो स्टेडियम की दीवार है, कुछ बाहर में जो सपोर्ट वाल है वो गिर गई है, कुछ भाग में गिर गई है और ऐसा लगता है कि पानी जो बहुत ज़्यादा बारिश हुई है उसके पानी के बहाव के चलते भी उस पर असर पड़ा है और उसी से गिरने का संकेत लगा। तो उसकी मरम्मत होगी सर? जी हाँ, मरम्मत की जाएगी उसकी। कोरोना के चलते झारखंड में रथ यात्रा के आयोजन को लेकर संशय बरकरार है। वहीं रांची के ऐतिहासिक भगवान जगन्नाथ मंदिर न्यास समिति सरकार के गाइडलाइंस के इंतजार के साथ भगवान जगन्नाथ के रथ को भी ठीक करा रही है। न्यास समिति को उम्मीद है कि ओडिशा की तरह झारखंड में भी वैकल्पिक साधनों से रथ यात्रा संपन्न करने की अनुमति मिल जाएगी। कि रथ यात्रा इस बार संभव है। देखिए, भगवान को तो जो उनका जो मुख्य अनुष्ठान है उसको तो करना आवश्यक है। यात्रा में जिस तरह से लोग आते हैं, मेला लगती है, लोग रथ को खींच करके मौसीवाड़ी ले जाते हैं, तो इस बार हमको नहीं लगता है कि वैसा संभव होगा। असंभव वाली बात है, लेकिन उसका कोई विकल्प हम लोग प्रशासन से उसका निर्देश लेकर के ही उनसे बातचीत करके कोई समाधान निकालना चाहते हैं, क्योंकि भगवान को वहाँ मौसीवाड़ी पहुँचाना भी जरूरी है। हम लोग भी आशा में है झारखंड सरकार उड़ीसा हाईकोर्ट के जो निर्णय है उसके अनुसार हम लोग को भी कोई गाइडलाइन दे कि हम लोग भगवान का रथ को वहाँ तक पहुँचाएं, मौसीवाड़ी तक। जैसा गाइडलाइन है हाईकोर्ट का, उड़ीसा हाईकोर्ट का, कि हाथी से या मैकेनिकल व्हीकल से रथ को खींचा जाए। हम लोग पत्राचार कर चुके हैं, राज्य प्रशासन से भी, मुख्यमंत्री को भी पत्राचार किया गया है, जिला प्रशासन डीसी साहब को किया गया है, सीनियर एसपी साहब को किया गया है, एसडीएम साहब से पत्राचार किया गया है। जो भी सरकारी गाइडलाइन आएगा उसी के तहत हम लोग काम करेंगे। नक्सलियों के खिलाफ पलामू पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने टीपीसी के 2 नक्सली गोविंद कुमार सिंह और उगदेव यादव को गिरफ्तार किया है। ये दोनों टीपीसी के जोनल कमांडर सुदेश जी उर्फ शशिकांत के सहयोगी हैं। ये दोनों नक्सली बीड़ी पत्ता व्यवसायी से लेवी मांगने पहुंचे थे। तहसील थाना क्षेत्र से इन नक्सलियों की गिरफ्तारी हुई। दोनों गिरफ्तार नक्सलियों से पूछताछ जारी है। झारखंड में सरकार चाहे जिसकी भी आई हो, विकास के दावों में सबके ऊपर आदिवासी गांव ही रहे हैं। लेकिन आज भी कई ऐसे आदिवासी बहुल गांव हैं जहां विकास की किरण तक नहीं पहुंच पाई। पलामू के चैनपुर प्रखंड का बाजी झरिया गांव विकास से कोसों दूर है।
पलामू जिले के चैनपुर प्रखंड का बाड़ीझरिया गांव। इस गांव में जाने के लिए जर्जर और पहाड़ी नुमा पथरीला सड़क से होकर लोग बाड़ीझरिया टाटम गांव पहुंचते हैं। हैरानी की बात यह है कि ये नजारा जिला मुख्यालय से महज 16 किलोमीटर की दूरी पर है। राज्य में किसी की भी सरकार रही हो, गांव के हालात बदलने के प्रति किसी जनप्रतिनिधि ने दिलचस्पी नहीं दिखाई। ग्रामीणों की माने तो नेता लोग सिर्फ चुनाव में ही वोट के लिए दिखाई देते हैं, उसके बाद गायब हो जाते हैं। नेताजी लोग आते हैं 5 साल में, मतलब जब चुनाव होगा तब आएंगे, उसके बाद जब 4.5 साल बीत जाएगा तब 6 महीना बचेगा, तब वही आएंगे और कहेंगे कि हाँ ये करेंगे वो करेंगे, रोड बनवा देंगे तो लाइन देंगे, बिजली देंगे, पानी देंगे, आज तक दिए नहीं है। इन ग्रामीणों का दर्द कुछ यूं कहें तो गांव में सड़क के अभाव में लड़कियों की शादी में काफी परेशानी होती है। जल्दी इस गांव में कोई शादी नहीं करना चाहता है सर कि यहाँ है कि हम लोग के घर में बेटी बहन है, शादी रोड के बिना है कैंसिल, जल्दी शादी नहीं हो रहा है। जहाँ पे है कि जो लड़का लाख रुपया का वो भी आने के लिए मतलब यहाँ इतना हम लोग तिलक देने के लिए उपलब्ध हैं, फिर भी है कि मन अगला एग्री नहीं हो रहा है। कारण है कि रोड के चलते, इसके कारण से है कि यहाँ शादी ब्याह होने में बहुत मन कठिनाई है। इस गांव के हालात कई सवाल खड़े करते हैं कि आखिर बाड़ीझरिया और टाटम गांव की तस्वीर क्यों नहीं बदली। जब यहाँ के ग्रामीण हर बार चुनाव में वोट देते हैं, अपना जनप्रतिनिधि चुनते हैं, फिर क्यों इनके जनप्रतिनिधि जीतते ही इस गांव से विमुख हो जाते हैं। ऐसे में आदिवासियों के उत्थान के दावे एक बार फिर खोखले साबित हो रहे हैं। न्यूज 18 के लिए पलामू से नील कमल की रिपोर्ट। और एक बड़ी खबर आ रही है, रघुवंश प्रसाद सिंह कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। रघुवंश प्रसाद सिंह की जो रिपोर्ट है पॉजिटिव आई है, तो आरजेडी के बड़े कद्दावर लीडर रघुवंश प्रसाद सिंह कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। बिहार के पहले ऐसे नेता हैं जो कोरोना से संक्रमित पाए गए और एम्स के आइसोलेशन वार्ड में वो भर्ती हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, आरजेडी लीडर कद्दावर नेता रघुवंश प्रसाद सिंह के बारे में यह खबर है, जो कि कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और फिलहाल एम्स के आइसोलेशन वार्ड में वो भर्ती हैं, जहां उनका इलाज हो रहा है। तो रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, रघुवंश प्रसाद सिंह कोरोना संक्रमित पाए गए हैं और आरजेडी के एक बड़े लीडर हैं रघुवंश प्रसाद सिंह। और अमित कुमार सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर है। अमित, क्या खबर है इसके पीछे और क्या कुछ जानकारियां मिल पा रही हैं? देखिए, जो विश्वस्त सूत्र है वो बता रहे हैं कि कोरोना पॉजिटिव के आ रही है जांच रिपोर्ट में, लेकिन जो अभी डॉक्टर संजीव है वहां नोडल ऑफिसर है, उनसे हमारी बात हुई और उन्होंने बताया कि जो कोविड-19 के लक्षण है वो पाए गए हैं, लेकिन कुछ वक्त का और इंतजार करना होगा जब उन्हें फाइनल रिपोर्ट आएगी। लेकिन ये स्पष्ट है कि कोविड-19 के लक्षण पाए गए हैं रघुवंश प्रसाद सिंह, और शायद ये कह सकते हैं कि आरजेडी और बिहार की राजनीति के लिए बहुत अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि रघुवंश प्रसाद सिंह जिस तरीके से जनता के बीच में और पार्टी के लिए बेहद अहमियत रखते हैं, तो उसमें 2 दिनों से लगातार वो बीमार चल रहे थे। और रघुवंश प्रसाद सिंह जब एम्स में कल में भर्ती कराया गया शाम में जांच के बाद, तो उसके बाद उनका सैंपल लिया गया था और आज दोपहर बाद जब ये एक इंटरनल रिपोर्ट आई है उसमें पाया गया है कि कोविड-19 के लक्षण पाए गए हैं रघुवंश प्रसाद सिंह के। और जो आरजेडी के सूत्र है, जो तेजस्वी प्रसाद यादव के करीबी है, वो भी लगातार डॉक्टरों से लगातार बातचीत कर रहे हैं। तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी लगातार रघुवंश प्रसाद सिंह से फोन से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी पूरे आरजेडी में हलचल मची हुई है, कोहराम मचा हुआ है कि आखिर किस तरीके से ये खबर सामने आई है। लेकिन जो पुख्ता तौर पे कह सकते हैं कि कोविड-19 के लक्षण मिले हैं रघुवंश प्रसाद सिंह में, लेकिन कुछ वक्त का और इंतजार करना होगा जब एक तरीके से आधिकारिक तौर पर जो मेडिकल रिपोर्ट है वो आना सामने आ जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया अमित, हमसे बातचीत के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। और झारखंड में एक बार फिर पुलिस की वर्दी दागदार हुई है। ताजा मामला है रामगढ़ का, जहां पुलिस ने एक गिरफ्तारी को लेकर बड़ा झूठ बोला। इस मामले में हजारीबाग डीआईजी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पतरातू थाना प्रभारी, एक एसआई और 2 सिपाहियों को सस्पेंड किया। वहीं सर्किल इंस्पेक्टर को शोकॉज जारी किया और यह बड़ी कार्रवाई राजेश राम की गिरफ्तारी मामले में हुई है। पुलिस के मुताबिक राजेश राम और शिवा महली की गिरफ्तारी पतरातू घाटी में नलकारी पुल के पास हुई। पुलिस ने दोनों पर अपराधी वारदातों को अंजाम देने की योजना बनाने का आरोप लगाया, लेकिन जो सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं उसके मुताबिक यह गिरफ्तारी रांची के बोर्डा इलाके के एक अपार्टमेंट से हुई है। गिरफ्तारी का सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद हजारीबाग जोन के डीआईजी ने पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई की है। झूठ, प्रशासन हो कितना बड़ा झूठ बोलेंगे। तो हम तुरंत गए वहाँ आपका रांची फ्लैट में, वहाँ सीसी फुटेज निकाले
और वहाँ पे हम फिर कंपेयर किए सर, तो वहाँ से उसको अरेस्टिंग हुआ 1-1:30 बजे रात को। अब पुलिस प्रशासन बता रही है कि नलकारी पूज पिठोरिया पास से उसको चेक इन के दौरान पे पकड़ा गया और वो लोग दोनों भाग रहे थे। तो खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।